तारांकन किरदारों के नाम 1। राजन गंगा 2। ईशान पांडे। एक जहर जो रक्तधारा में मौजूद मना को निष्क्रिय कर देता है। मध्य आयु के सम्राट राजन गंगा ने कहा। उनका काला बाल उनके शब्दों की गंभीरता के विपरीत था। वह इतिहास के पहले सम्राट थे जिन्होंने अपने शासन के तहत महाद्वीप को एकजुट किया। जहर के प्रभाव केवल कुछ मिनटों के लिए होते हैं, अधिकतम। आपके लिए ये है। उन्होंने मानवता के पहले 8वीं श्रेणी के जादूगर ईशान पांडे के साथ करीबी संबंध साझा किया। ये बचपन के दोस्त मिलकर दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ चुके थे। अनगिनत गीतों, कविताओं और महाकाव्यों को प्रेरित किया। फिर भी ये सत्य कम से कम इस समय के लिए अपरिवर्तित रहा। फिर भी अगर मैं किसी और जहर को मिलाने की कोशिश करूं, वह किस उद्देश्य से? ईशान ने अपने गृहनगर लौटकर अपने बाकी के दिनों को शांति से बिताने के लिए मुंह में गाढ़ा रक्त निगलने में संघर्ष करते हुए कहा। क्या तुम पहले से समझते नहीं हो? सम्राट की आवाज में एक अजीब बेफिक्री थी, भले ही उन्होंने अपने लंबे समय के दोस्त को एक घातक जहर दिया हो। तुम्हारी ताकत, वह प्रचंड शक्ति, एकीकरण के बाद से बेकार साबित हुई है। युद्ध के समय में यह अलग हो सकता था, लेकिन इस युग में ये केवल असुविधा पैदा करता है, जैसे तुमने तब कहा था। यह निस्संदेह सत्य था। वो अद्भुत शक्ति जो एक छोटे राष्ट्र को अकेले ही नष्ट कर सकती थी, वही 8वीं सकल जादूगर की पहचान थी। जब तक ईशान पांडे साम्राज्य का एक सहयोगी है, यह अकेले विद्रोह की ज्वाला को भड़काने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मैं अपने गृहनगर लौटने और अपने जीवन को प्रायश्चित में बिताने का इरादा रखता हूं। मुझे लगता है कि तुमने इसे ऐसे ही व्यक्त किया था। सम्राट की आंखों में डर झलका। वो डर क्यों रहा था? आखिरकार ईशान ने ही जहर पी लिया था। क्या तुम समझते हो, ईशान? मुझे विद्रोह से डर नहीं है। विद्रोह आखिरकार मानवता की रचनाएं होती है। ये मानव समझ के दायरे में है। लेकिन तुम्हारी शक्ति के बारे में क्या यह एक मानव प्रयास है? क्या तुम वास्तव में इस शक्ति को मानव की पहुंच से परे कुछ मानते हो? ईशान उत्तर देने की इच्छा रखता था। यही शक्ति थी जिसने सम्राट को उसके पद तक पहुंचाया। यही वह बल था जिसने पूरे महाद्वीप का एकीकरण किया। वही शक्ति जो वर्तमान शांति को बनाए रखती थी। खांसी। ईशान अब अपनी आवाज नहीं निकाल सका। उसके रक्त का तीव्र उल्टा होना असहनीय था। मैं डरता हूं। मैं ईशान पांडे से डरता हूं। मैं 8वीं श्रेणी के जादूगर से डरता हूं। मेरे पुराने दोस्त, बेशक, हाँ, मैं अपने पुराने दोस्त से डरता हूं। तुम, मेरे साम्राज्य, एक बर्बर राक्षस हो जो मुझसे सब कुछ ले सकता है। मैं ऐसे राक्षस को जीने कैसे दे सकता हूं? सम्राट अपनी पागलपन को प्रकट करते हुए अपनी मोनोलॉग को रोक दिया और अपने डाइंग फ्रेंड ईशान पांडे की ओर देखा। उसका चेहरा दुख और संतोष का मिश्रण था, जो समझना मुश्किल था। कृपया मेरे कार्यों को माफ मत करना। इसके साथ सम्राट ने कुटिया छोड़ दी। चारों ओर आग लग गई। क्या उसे विश्वास था कि केवल जहर ही अपर्याप्त था? बदमाश। ईशान ने अपने पुराने दोस्त राजन गंगा के परिवर्तन पर विचार किया। देश के लिए लौटने का निर्णय नासमझी लगा, जैसे अनुपस्थिति स्थिति को बेहतर बना देगी। मैं शायद बहुत आत्मसंतुष्ट था। उसने कभी इस परिणाम की कल्पना नहीं की थी, नहीं सम्राट की पागलपन की गहराइयों की। लेकिन अपने वस्त्र से ईशान ने एक वस्तु निकाली जो शुरू में एक खूबसूरत ढीठ लग रही थी। रत्नों और जटिल उत्कीर्णनों से सजी, यह एक सजावटी टुकड़े से अधिक कुछ नहीं लग रही थी। सोरूरोग। फिर भी उसके खोलने की आवाज ने उसके रूप का विरोधाभास किया, उसकी घातक तेजी को गूंजती हुई। ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं था जो आत्मसंतुष्ट था, राजन। ब्लेड पर उत्कीर्ण अक्षर इतने छोटे थे कि वे नग्न आंखों से पढ़े नहीं जा सकते थे। यह वही प्रायश्चित है जिसे मैं चाहता था। इसके साथ उसने अपने हाथों को उस खून से साफ करने का इरादा किया जिसे वो अभी भी धो सकता था। जो भी लोग मेरी जादू के कारण मरे, मैं प्रायश्चित के जीवन जीऊंगा। ये वास्तव में सत्य था, हालांकि एक अलग दृष्टिकोण से। मानवता के पहले 6ठी श्रेणी और 7वीं श्रेणी को पार करते हुए
अद्वितीय 8वीं श्रेणी तक पहुंचते हुए आर्कमेज ईशान ने महसूस किया कि प्रार्थना में बिताए गए वर्षों ने उसकी खालीपन को नहीं भरा। सब कुछ को उसकी मूल स्थिति में लौटाने के लिए जब उसने देश के लिए लौटने का निर्णय लिया, ईशान ने समय जादू पर शोध करने का संकल्प लिया। अगर समय को उल्टाना संभव है तो सब कुछ फिर से सेट किया जा सकता है और बेहतर विकल्प बनाए जा सकते हैं। बेशक यह कोई सरल कार्य नहीं था, लगभग असंभव के करीब। केवल अप्रूव और अधूरे सिद्धांत ही मौजूद थे। यह शायद पहले परीक्षण के रूप में काम करेगा। पूर्णता और सुधार के बारे में विचार करने का समय बहुत पहले गुजर चुका था। भले ही प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हुई, उसके लिए जो इंतजार कर रहा था वह केवल मौत थी। अंततः उसे उस भाग्य को अपनाना था। अपने पास मौजूद मना को बचाने के लिए कोई और विकल्प नहीं है। उसके भीतर केवल एक हिस्सा था जिसे जहर ने अभी तक नहीं छुआ था, वो कोर जो उसके शरीर के भीतर सभी मना को नियंत्रित करता था, जो उसके दिल में स्थित था। मना हॉट पुक। उसी सटीक स्थान पर उसने धीट को गहराई में धकेल दिया, सभी संभव मना को निकालने की कोशिश करते हुए। ओंग। थोड़ी देर बाद एक शानदार नीली रोशनी ने ईशान को घेर लिया। रा हुसु एकिरो। उस क्षण ईशान ने जप करने की शुरुआत की। हर शब्द दर्द से निकला, मुश्किल से उसके होठों से बाहर आया। यह कोई साधारण जप नहीं था। रो कुबेरुगाटो ड्रैगन, जिसे जादू का प्रारंभिक कर्ता कहा जाता है, ने ड्रैगन जप के रूप में जानी जाने वाली प्राचीन भाषा की उत्पत्ति की। जैन शेनिग्स पहाड़ के दिल में जैसे ही ड्रैगन जप की गूंज फीकी पड़ने लगी, दीट धूल में बदल गई, हवा में बिखर गई। तीव्र नीली रोशनी धीरे धीरे महान आर्कमेज ईशान पांडे के अंतिम अवशेषों को छिपाने लगी। ऊड। जब ईशान पांडे धीरे धीरे होश में आया तो उसे सबसे पहले जो महसूस हुआ वो एक तेज मिचली थी, इतनी जोरदार कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उल्टी कर देगा। क्या हुआ? अपने सीने को तेजी से खोजते हुए उसने पाया कि कोई खून, जख्म या दर्द नहीं है। इससे ये संकेत मिला कि कुछ असाधारण हुआ है। ईशान, तुम ठीक हो? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी, जिसने तुरंत मिचली को भगा दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे उसने बहुत याद किया था, जो उसके बाएं कान में मीठी आवाज में बड़बड़ा रही थी। माँ, माँ। यह उसकी लंबे समय से खोई हुई माँ वनिता पांडे की आवाज थी। ईशान ने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे फिर से सुनेगा। क्या मैंने सफल हो गया, या क्या वो किसी तरह मृतकों की दुनिया में चला गया? अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए ईशान ने अपने चारों ओर देखा। अगला, मैं ज्योति, लॉयड विलेज से। लॉयड? क्या वास्तव में ऐसा कोई गांव है? ये काफी दूर और ग्रामीण है। कोई बात नहीं, अंदर जाओ। क्या वास्तव में एक सच्चा मेज यहाँ है? खैर, तुम ये जानोगे जब तुम अंदर जाओगे, है ना? हाँ। एक लंबी लाइन बच्चों की उनके सामने फैली हुई थी, जिसमें ईशान और वनिता भी शामिल थे, जबकि लाट के महल के कठोर दिखने वाले सैनिक भीड़ को संभाल रहे थे। सफेद तंबू के ऊपर एक ध्वज लहराता हुआ था, जिस पर आइवरी टावर का चिन्ह था। अपने चारों ओर देखते हुए ईशान ने अपनी वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि मैं सफल हो गया। उसके हाथों की छोटी सी आकार उसकी सफलता का और सबूत था। वह ठीक 30 साल पीछे चला गया था, एक ऐसे समय में जब महाद्वीप राजन गंगा के शासन के तहत एकीकृत नहीं हुआ था। उसके चारों ओर के स्पष्ट संकेत समय रेखा की पुष्टि कर रहे थे। सभी बच्चे माना रिएक्शन टेस्ट के लिए लाइन में खड़े थे, जो हर बच्चे के लिए अनिवार्य था जो 10 साल का हो गया था। ये हर बच्चे के लिए अनिवार्य परीक्षण था। अपने लौटने से पहले ईशान की उम्र 40 साल थी, और तार्किक अनुमान से उसने महसूस किया कि वह 3 दशकों में वापस आ गया था। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा पीछे चला गया हूं। केवल 10 या 20 साल नहीं, बल्कि पूरे 30 साल। ये केवल एक अच्छी स्थिति नहीं थी, यह अद्भुत था। मैंने केवल अपने हाथों से खून मिटाने का इरादा किया था।
ड्रैगन चांट का अध्ययन और टाइम मैजिक की खोज उसके जादू से होने वाले विनाश के अवशेषों को मिटाने की इच्छा से प्रेरित थी। उसने इतिहास को उखाड़ फेंकने और उसे पूरी तरह से बदलने का इरादा किया। एक ऐसा कार्य जो राजकुमार के विश्वासघात से पहले की अपने को लालच में लाने की एक कोशिश थी। मैं अपनी कहानी को फिर से एक चाकू से पीछे से मारे जाने की अनुमति नहीं दे सकता। दोस्ती के बहाने उसने कई रियायतें दी थीं। वफादारी के माध्यम से उसने विशाल सहिष्णुता दिखाई। ये रास्ता केवल अनियंत्रित दुख की ओर ले गया। उसका सबसे करीबी दोस्त एम्परर राजन गंगा ने अंततः उसे धोखा दिया। उसकी जिंदगी मैनिपुलेशन में बीती, जो उसके निधन पर समाप्त हुई। ये जीवन जो मुझे दिया गया है, किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा। इस विश्वास को साबित करने के लिए उसे एक 8th क्लास मेज की शक्ति को पुनः प्राप्त करना और उसे पार करना था। क्यों नहीं? उसने पहले उस रास्ते पर चल चुके थे। वो इसे नई दृढ़ता के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा, पहले से कहीं ज्यादा। अगला, जब ईशान ने अपने आप को मजबूत किया, तो यह अंततः उसकी बारी थी माना रिएक्शन टेस्ट के लिए। मैं लौटकर आऊंगा, उसने अपनी मां को आश्वस्त करने की कोशिश की, जिसकी चेहरे पर चिंता की छाप थी। तंबू के सामने खड़े सैनिक के पास पहुंचकर उसने अपना परिचय दिया। ईशान, मोग्रियन विलेज से। मोग्रीन, तुम वनीता के बेटे हो, है ना? ईशान की मां महल में एक रसोइया थी। अपनी साधारण स्थिति के बावजूद उसकी सुंदरता ने कई सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उसे उसकी विधवापन के कारण एक आसान शिकार समझा। आगे आओ और मेज का समय बेकार मत करो। सैनिक की नजरें ईशान की मां पर टिक गईं, एक ऐसा विवरण जिसे ईशान ने अपनी युवा नासमझी में नहीं देखा था। मुझे शायद उसकी नजर को तुरंत ठीक करना चाहिए। एक मौन वादे के साथ ईशान ने तंबू में प्रवेश किया। अंदर एक युवा मेज प्रतिनिधि और 3 नाइट्स खड़े थे। सर आरव, कितने बच्चे बाकी हैं? एक नाइट ने पूछा। मुझे लगता है तुम्हारे पास अभी भी कई घंटे बाकी है, मेज ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थकान स्पष्ट थी। ये यादें ताज़ा कर रहा है। अपने समय में एक प्रशिक्षु मेज के रूप में ईशान को इसी तरह के परीक्षण करने का काम सौंपा गया था। हालांकि तब उसे उतनी थकान महसूस नहीं हुई थी। गांव का ग्रामीण स्वभाव शायद मेज की थकान में योगदान कर रहा था। यहाँ की स्थिति अलग होनी चाहिए। मोग्रीन प्रांत साम्राज्य के 4 सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक था, एक स्लोवे ग्रेट प्रोविंस। यह इतना विशाल था कि हजारों बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आओ लड़के, मेज ने सौम्य स्वर में बुलाया। मेज होने के बावजूद उसे एक कुलीन की तरह व्यवहार करने की आदत थी। ईशान, हालांकि खुद एक मेज था, जानता था कि कई मेजर्स अत्यधिक घमंडी होते हैं। अगर वे कुलीनों से ज्यादा घमंडी हो सकते हैं, तो वे अक्सर होते हैं। मेजर्स एक दुर्लभ प्रजाति है, इतनी कम कि अधिकांश आम लोग अपने जीवन में कभी एक से नहीं मिलते। उनकी कमी उन्हें अत्यधिक मूल्यवान बनाती है। मेजर्स में 90% अपने पूरे जीवन में फर्स्ट क्लास पर बने रहते हैं। फर्स्ट क्लास मेज की शक्ति एक छोटे कुलीन के समान होती है। 4th क्लास के बाद वे अक्सर बड़े कुलीनों से नहीं डरते। ये कहा जाता है कि मेजर्स की संख्या एक राष्ट्र की ताकत को दर्शाती है। इसलिए अनिवार्य माना रिएक्शन टेस्ट किया गया, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के लिए और अधिक मेजर्स को खोजने और उनका पोषण करना था। फिलहाल कृपया अपना सिर थोड़ा झुकाएं। पहला गुण, माना ब्रेन, जादू के प्रकट होने को नियंत्रित करता है। ये गुण जन्मजात होता है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे सिर को हल्का सा माना से छूऊंगा। तुम्हें चक्कर आ सकता है, लेकिन ये केवल अस्थायी है, इसलिए चिंता मत करो। जैसे ही मेज ने ईशान के सिर पर हाथ रखा, एक चक्कर उसके ऊपर आया, माना ब्रेन को उत्तेजित करने का अपेक्षित परिणाम। अच्छा, अब ऐसा करो कि तुम्हारा पीठ मेरी ओर हो जाए। दूसरा गुण, माना हार्ट, माना को संग्रहित करने, उत्पन्न करने और संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, एक सर्वव्यापी अंग। जांच समाप्त हो गई जब माना हार्ट की उपस्थिति की पुष्टि हो गई। यदि दोनों गुणों की पुष्टि की गई,
तो बच्चे को जादू अकादमी में जाने का तुरंत विशेषाधिकार मिलेगा। जैसे पहले ईशान ने आत्मविश्वास की कमी महसूस की। तुमने क्यों हिचकिचाया? मेज को तेजी से चलते हुए देखकर ईशान ने रुकने का फैसला किया। मेज ने जैसे कुछ याद करते हुए शब्दों की बौछार शुरू कर दी। मैंने तुम्हारा माना ब्रेन खोज लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। यदि तुम्हारे पास माना हार्ट है तो जल्दी करो, मुड़ जाओ। मेज ने इस साल प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। जब ईशान ने सुना कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है तो वह माना हार्ट परीक्षण के लिए आगे बढ़ने के लिए तेजी से मुड़ा। हालांकि उसने रुककर एक बड़ी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर निर्णय लिया कि केवल अकादमी में प्रवेश करना काफी नहीं होगा। एक साधारण अकादमी में प्रवेश पर्याप्त नहीं होगा। ईशान को पहले से ही सबसे अच्छा संभव प्रारंभ चाहिए था। जबकि उसे माना में कमी थी, उन्नति के लिए अन्य रास्ते मौजूद थे। क्या उसे थोड़ा साहसी होना चाहिए? ओह श्री मेज, ईशान ने दृढ़ता से अपने मुंह खोला। उसकी बच्चों की आवाज अभी भी उसे अजीब लग रही थी। मुझे तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। एक पत्र, कुछ ऐसा। कई बच्चे सम्मान के प्रतीक के रूप में पत्र या उपहार लाते थे। ईशान ने भी ऐसे प्रथाओं में भाग लिया था। निस्संदेह इस कुलीन ने समान स्थितियों का सामना किया होगा। ऐसा कुछ नहीं। जो ईशान दिखाना चाहता था वो पूरी तरह से अलग था। कुछ ऐसा जो उसकी कीमत को कई गुना बढ़ा देगा। जादू। और क्या? वुश, उसके हाथ में एक छोटी आग की गेंद फटी। एक बुनियादी फर्स्ट क्लास जादू, फायरबॉल। फायरबॉल। मेज की हैरान प्रतिक्रिया ने ईशान को संतोष से भर दिया। अपने दूसरे हाथ में उसने एक आंसू के आकार की पानी की गेंद, एक्वा बॉल, को कंजट किया। डबल कास्टिंग। मेज की आंखें अविश्वास में फैल गईं। पास के नाइट्स ने भी इसी तरह की हैरानी दिखाई। एक छोटे लड़के ने जादू का उपयोग किया। न तो उसने अकादमी का दरवाजा पार किया था, वह माना रिएक्शन टेस्ट के दौरान जादू कर रहा था, और इसके ऊपर डबल कास्टिंग कर रहा था। यह एक विशाल घटना थी, इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। मुझे वास्तव में नहीं पता। जैसे ही मेज की आंखों में उत्तरों की चाह थी, ईशान ने बिना झिझक उसकी आंखों में देखा। उसने बिना हिचकिचाए जारी रखा। यह एक दिन काम करना शुरू हो गया। क्या? इस लड़के के होठों से क्या बेतुकी बातें निकल रही थीं? ये बच्चा संदिग्ध था। क्या कोई तुम्हें ये कौशल सिखाने आया? वास्तव में नहीं, मुझे ऐसा कभी याद नहीं है। सच में? मेज ने अपने सवालों को पूछने के लिए इंटेरोगेशन मैजिक का इस्तेमाल किया। ये जादू स्वाभाविक जैविक प्रतिक्रियाओं को मापता था, जैसे दिल की धड़कन में वृद्धि या पुतलियों का फैलना। सोच समझकर उत्तर दो। कोई भी झूठ राजद्रोह की ओर ले जा सकता है। इसका मतलब है तुम्हारा परिवार और यहां तक कि तुम्हारे पड़ोसी भी फांसी की सजा का सामना कर सकते हैं। मेज के शब्द केवल डर पैदा करने के लिए नहीं थे। जबकि मेज होना अद्भुत लाभ देता है, उनका अस्तित्व बहुत नियंत्रित होता है। हर मेज साम्राज्य और आइवरी टावर के अधिकार के तहत कार्य करता है, और कोई भी अनियमित मेज एक दुश्मन माना जाता है। इसलिए जादू सिखाना भी राजद्रोह माना जाता है, जिससे उनकी हर क्रिया की निगरानी करने के लिए संगठन बनाए जाते हैं। मैं तुम्हें झूठ बोलने का कोई कारण क्यों दूं? ईशान को इस वास्तविकता का बेहतर ज्ञान था। उसने इंटेरोगेशन मैजिक को उसके खिलाफ उपयोग होते हुए पहचाना, लेकिन उसने अपनी फसाड बनाए रखी। क्योंकि मैं वास्तव में इसे किसी से नहीं सीखा। माना कि मूल इन्विकेशन और विभिन्न जादू पूरी तरह से आत्म अध्ययन के माध्यम से प्राप्त की गई थी। उसने ये 3 महीने की अवधि में किया, जो माना रिएक्शन टेस्ट पास करने और नए मैजिक अकेडमी सत्र के बीच थी। एक अद्वितीय प्रतिभा बुरी बात नहीं लगती। असली ईशान एक प्रमाणित प्रतिभा था। क्या वह मानवता द्वारा देखे गए पहले 8th क्लास मेज नहीं थे? अपने पिछले जीवन में वह केवल एक साधारण प्रतिभा थे। इस नए जीवन में वह मेज के बीच एक महान व्यक्ति बनने का सपना देखता था, एक ऐसा प्रतिभाशाली जो फर्स्ट मेज के बराबर हो। मेज का मुंह खुला, हंसी निकल पड़ी। बच्चे की कहानी के कई संदिग्ध पहलुओं के बावजूद इंटेरोगेशन मैजिक ने परिणाम नहीं दिए।
क्या बच्चा वास्तव में अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को धोखा देने में सक्षम था? लेकिन ये बेतुका है। मेज को यकीन था कि यह असंभव था। केवल अत्यधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जासूस ही ऐसी स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं, या तो ये लड़का इतिहास का सबसे असाधारण जासूस था, या उसमें फर्स्ट मेज की क्षमता है। यह एक किंवदंती थी जिसे हर मेज ने कम से कम एक बार सुना था। आम लोग मानते थे कि जादू ड्रैगनों से उत्पन्न होता है, जबकि मेजर्स फर्स्ट मेज की पूजा करते थे। दोनों संभावनाएं मेरी कल्पना से परे हैं। जैसे ही मेज के विचार अंतिम संभावना की ओर बढ़े, कृपया इसे रोक दो। शू शू, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ महत्वपूर्ण लोग हैं? बाहर की झगड़ालू आवाजें ईशान का ध्यान खींचती हैं, जो तंबू के झिल्ली के पास खड़े सैनिक और उसकी मां को देखती है। तारानकन तारानकन, मां, तारानकन तारानकन। बिना किसी देरी के ईशान तंबू से बाहर दौड़ पड़ा। उसके पीछे 3 योद्धा और एक मेज था। अरे, मुझे छोड़कर मत भागो। मुझे पता है कि तुम एक असली मर्द का स्पर्श याद कर रही हो। एक सैनिक ने चिल्लाते हुए अश्लील बातें की। क्या? ईशान ने हैरानी से कहा। उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। स्पष्ट था कि सैनिक ने उसकी मां के प्रति सीमा पार कर दी थी। सुनो, क्या तुम रात में अकेली नहीं महसूस करती हो? 7 साल से विधवा हो। अगर तुम दरवाजा खुला छोड़ दो तो कई लोग तुम्हारे बिस्तर में घुस सकते हैं, हाँ? जब सैनिक ने ईशान के पीछे खड़े मेज और योद्धाओं को देखा, तो उसकी हिम्मत टूट गई। स्पष्ट है कि उसे ईशान की परवाह नहीं थी। यहाँ क्या हो रहा है? एक योद्धा, जिसका नाम आरव था, ने गंभीरता से पूछा। मैं कुछ नहीं, सर। ये किचन मेड ने तंबू के अंदर झांका, और मैं उसे डांट रहा था, सैनिक ने घबराते हुए कहा। किचन मेड? ईशान ने गुस्से में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं यहाँ नोबल से बात कर रहा हूँ? अब सैनिक ने ईशान की ओर मुड़कर गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, जबकि मेज और योद्धाओं की उपस्थिति ने उसकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह बदल दिया। ये स्पष्ट था कि यह रैंक सिस्टम का काम था। मिस्टर मेज, ईशान ने कहा। हम, मेज ने जवाब दिया। क्या अब मुझे मेज कहा जा सकता है? मेज ने थोड़ी देर सोचा, ये समझने में असमर्थ कि इस छोटे लड़के को वास्तव में मेज कहा जा सकता है या नहीं। आधिकारिक तौर पर वह अभी तक मेज नहीं था, क्योंकि उसने न तो किसी अकादमी में दाखिला लिया था और न ही औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हालांकि उसने खुद से मानव प्रबंधन का अध्ययन किया था और फर्स्ट क्लास जादू करने में सक्षम था। राजशाही और आइवरी टावर जरूर ध्यान देंगे, मेज ने सोचा, लड़के की बड़ी क्षमता को पहचानते हुए। ये केवल समय की बात थी जब वे इस प्रतिभाशाली लड़के को साम्राज्य में लाने का प्रयास करेंगे। मेज ने जल्दी से एक निर्णय लिया। वो एक मेज है। उसकी आधिकारिक घोषणा ने सभी की नजरें ईशान पर टिक गईं। हालांकि ईशान शांत रहा, अचानक ध्यान से प्रभावित हुए बिना। तो अब मेरी रैंक क्या है? उसने पूछा। साम्राज्य के नोबल्स के बराबर, मेज ने उत्तर दिया। और मेरी माँ? ईशान ने अगली बार पूछा। उसी तरह, अगर तुम चाहो। ईशान ने योद्धाओं की ओर देखा। क्या तुमने सुना? मेरी माँ और मैं अब नोबल हैं? स्विश! तारानकन आरव, जो ईशान के इरादे को समझ गया था, पहला तलवार खींचा। स्विश! स्विश! तारानकन 2 अन्य योद्धाओं ने भी तलवारें खींच लीं। एक नोबल का अपमान करने पर तुरंत सजा दी जाएगी, आरव ने कठोरता से कहा। ये ठीक वही था जो ईशान चाहता था। ओह, क्या? सैनिक ने कहा, अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ क्षणों की भ्रम के बाद उसने आखिरकार ये सब जोड़ लिया। तो लड़का एक मेज था और महिला उसकी मां थी। इसका मतलब। हे, उसने कहा, आश्चर्य में डूब गया। कृपया मेरी जान बख्श दो, उसने कहा, जमीन पर सिर झुकाते हुए। अब उसकी माफी ईशान की ओर थी, जबकि योद्धाओं और मेज को नजरअंदाज कर दिया गया। स्थिति पूरी तरह बदल गई। कृपया मुझे दया दिखाओ और मैं। तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? ईशान ने फिर से पूछा।
मैं इस दया को कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी माफी चाहता हूं। ईशान ने अपनी मां की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ओह, सैनिक ने वनीता की ओर मुड़कर वही सब दोहराया। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे बस एक मौका दो। वो जमीन पर लेट गया, अपने सिर को जमीन पर मारते हुए और विनम्रता से याचना कर रहा था। मैं, ईशान, तुम्हें इसके लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए, वनिता ने कहा, सैनिक की बेबसी से असहज महसूस करते हुए। सच में, अगर उसने बस माफी मांग दी होती, तो वह इसे स्वीकार कर लेती। ईशान ने सोचा, सही है, मेरी मां को बहुत दयालु और कोमल होना चाहिए। अगर वो उसकी मां के सामने सैनिक को खत्म कर देता, तो यह उसके लिए बुरे सपने बन जाएगा। अब ऐसा समय नहीं था। मैं खून उस जगह बहाऊंगा जहां यह नहीं दिखेगा। एक नए जीवन का वादा उसके दिल में गहराई से अंकित था। अभी मेरी मां प्राथमिकता है। अचानक ईशान को अपनी मां के लिए दुख महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में वो उसे बचा नहीं सका था। वह युवा और नासमझ था। उस समय मैं बस बहुत छोटा था। अपने पिछले जीवन में ईशान ने अभी अभी अकादमी में प्रवेश किया था। माना प्रबंधन और फर्स्ट क्लास जादू के अपने आत्म शिक्षण को साझा करने से डरता था। उसने अन्य बच्चों के साथ जादू थ्योरी कक्षाओं में 1 साल बिताया, एक साधारण मेज प्रशिक्षु के रूप में, न तो महान और न ही सामान्य। मां को मोग्रीन गांव छोड़ना पड़ा। उसे अब किचन मेड के रूप में काम नहीं करना था, लेकिन यही उसकी किस्मत का विस्तार था। वह 1 साल अकेली रही, कभी कोई विलासिता नहीं पाए, और 1 साल बाद जब वो अंततः फर्स्ट क्लास जादूगर बना, तब वो बीमारी से गुजर गई। एक प्रतिभाशाली बेटे के बावजूद उसके पास कभी भी नोबल के रूप में व्यवहार करने का मौका नहीं था। लेकिन इस बार इतिहास अलग होगा। सुनो। ईशान सैनिक के सामने झुक गया, अपनी आवाज को सिर्फ उसी के लिए सुनाई देने के लिए धीमा किया। मुझे पता है कि तुम जैसे गंदे लोग मेरी मां के बारे में क्या सोचते हो, उसके बारे में गंदे मजाक बनाते हो। उसने सैनिक को एक भयानक नजर दी, जो किसी 12 साल के बच्चे से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो जो तुमने आज देखा और सुना, उसे अपने जैसे गंदे लोगों को बताना। सैनिक ने तेजी से सिर हिलाया, जैसे उसका सिर टूट जाएगा। उसके कांपते हुए आंखों में जीवन की इच्छा झलक रही थी। मैं तुम्हें देखूंगा। फिर ईशान खड़ा हुआ और योद्धाओं की ओर मुड़ा। मुझे लगता है कि अब काफी है। उसके आदेश पर योद्धाओं ने अपनी तलवारें वापस खींच ली। धन्यवाद, धन्यवाद, मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। सैनिक लगातार याचना करता रहा, ईशान के विचार बदलने से बचने के लिए। क्या वो छोटा लड़का सच में मेज है, एक किचन मेड का बेटा? चुप रहो। क्या तुमने नहीं देखा कि सैनिक का सिर लगभग काटा गया था? लोग आपस में फुसफुसाने लगे और ऐसा लग रहा था कि कहानी फैलने वाली है। मिस्टर मेज, क्या अभी और परीक्षण बाकी है? ओह नहीं, सब खत्म हो गया, मेज ने थोड़ा हैरानी से जवाब दिया। मिस्टर मेज, अगर आप मुझे माफ करें, तो मुझे घर लौटना चाहिए। मेरी माँ बहुत डरी हुई लगती है। हाँ, जैसा तुम चाहो। ओह, एक पल रुको। मेज ने अचानक ईशान को रोका और आरव की ओर मुड़ा। सिर आरव, कृपया लड़के को एस्कॉर्ट करो। मैं बाद में तुम्हें क्रिस्टल ऑप के जरिए संपर्क करूंगा। आरव ने बिना सवाल के आदेश का पालन किया, क्योंकि यह उसकी ड्यूटी थी। ठीक है, तो अब मुझे जाना चाहिए, मिस्टर मेज। ईशान अपनी मां के साथ वहां से चला गया। एक किचन मेड के बेटे को एक शाही योद्धा द्वारा एस्कॉर्ट किया गया। यह एक इतनी दुर्लभ दृश्य थी कि लोग उन्हें देखे बिना नहीं रह सके। कितना अजीब लड़का है, कई तरह से। जल्द ही मेज की रिपोर्ट राजशाही और आइवरी टावर तक पहुंचेगी। तारानकन तारानकन, साला, तारानकन तारानकन। आधी रात को जतिन ने प्रांत के किले के कोने में स्थित छोटे इन में गुस्से से चिल्लाया। वह पूरी तरह से नशे में था, बाकी सैनिकों के साथ अपनी छुट्टी का समय बिता रहा था। कैसे हिम्मत की उसे, मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं, उसने कहा। शांत हो जाओ दोस्त, तुम सच में अपनी गर्दन गंवा सकते हो, उसके एक दोस्त ने कहा। चुप रहो,
तुम किसके साथ हो? जतिन ने अपनी आवाज ऊंची की, सलाह को अनसुना करते हुए। हम किसी के साथ नहीं है, हम बस नहीं चाहते कि तुम्हारी मुसीबत हमारे चेहरे पर आए। बस अपनी देखभाल करो और अभी इसे भूल जाओ। जिस व्यक्ति से तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो एक मेज है, दोस्त, एक मेज। हम अपनी देखभाल करूं, एक MEAAG। जतिन ने हंसते हुए कहा। जुग को जल्दी से खाली करते हुए उसने उसे जमीन पर पटक दिया, स्पष्ट रूप से ईशान की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। साला, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। ओए, इनके EEPER, मैं बाद में इसके लिए भुगतान करूंगा। सर, आपको इसके लिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। क्या तुम सोचते हो कि मैं चोर हूं? हाँ, मैंने तुम्हें कहा कि मैं भुगतान करूंगा। ये स्पष्ट था कि उसने 1 महीने से भुगतान नहीं किया था। एक छोटे व्यवसाय के मालिक के रूप में इन कीपर एक अनुभवी सैनिक को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सांस तारांकन जतिन के जाने के बाद इन कीपर ने गहरी सांस ली। दूसरे सैनिकों ने असहमति में सिर हिलाया। उसने नोबल के साथ अपने संबंधों के बारे में बहुत बड़ाई की। अब उसे देखो, एक सैनिक ने कहा। जिस नोबल की उसने चापलूसी की, वह भी मेज का सामना नहीं कर सकेगा, दूसरे ने जोड़ा। क्या तुम गंभीर हो? न केवल उस छोटे नोबल से, बल्कि बड़े जमींदार को भी आइवरी टावर के सामने झुकना पड़ता है। इस बार जतिन को बड़ी मुसीबत है। हा हा हा। सभी लोग अब जतिन का मजाक उड़ाने लगे, ये सुझाव देते हुए कि उसके सहकर्मियों के बीच उसकी बहुत खराब छवि थी। वैसे, वनीता, वो लड़की अब लॉटरी जीत गई है, किसी ने टिप्पणी की। जब वो उस बदसूरत आदमी से प्यार में पड़ी, जो एक ओक के पेड़ जैसा दिखता था, तब मैं हैरान रह गया। किसे पता था कि वह मेज का पिता बनेगा? अगर मैं औरत होती, तो मैं भी उसके पास दौड़ पड़ती। उस ओक जैसे आदमी का नाम क्या था? क्या उसके नाम में सर नहीं था? पांडे। फतेह पांडे। ओह हाँ, बढ़िया याद। और बस ऐसे ही बातचीत जतिन से ईशान की ओर बढ़ गई। क्या वो आदमी भी मेज था? एक सैनिक ने पूछा। बेवकूफ, क्या तुम सोचते हो कि हर मेज का एक मेज बेटा होता है? क्या ऐसा नहीं है? ज्यादातर मामलों में बेटा बस एक सामान्य आदमी होता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें ये कैसे पता? जानने के हमेशा तरीके होते हैं, मोटे सैनिक ने जवाब दिया, ठीक उसी समय जब जतिन पूरी तरह नशे में सड़क पर चल रहा था। मैं किसी भी हाल में इसे करूंगा, उसने घोषणा की, हालांकि सीधे चलना अब उसके लिए मुश्किल था। उस बच्चे के सामने, मैं, वनीता के साथ, वो हिचकी लेते हुए जोर से चिल्लाया, एक बेवकूफी भरा चेहरा बनाते हुए। फिर वह नदी के किनारे रुका, उसे पेशाब करने का मन हुआ। क्यों ये खोलना इतना मुश्किल है? क्या तुम भी मुझे नीचा दिखाते हो? उसने अपनी बेल्ट के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया, एक शर्मनाक दृश्य। पहले वो मेज, अब तुम मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हो। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था, मैं तुम्हें देखूंगा? एक अचानक आवाज उसके पीछे से आए। जतिन ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। पैरालाइज, उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जतिन का शरीर एक जगह पर जम गया। न तो हिल सकता था और न भाग सकता था, वो केवल सांस ले सकता था। तुम कुछ समय के लिए हिल नहीं पाओगे, ये जादू ऐसे ही काम करता है, एक परिचित आवाज ने कहा। यह ईशान था, वो लड़का मेज। तुमने फिर से क्या कहा? तुम मेरे सामने मेरी मां के साथ क्या करोगे? ईशान ने पूछा। उर्घुर्क, जतिन ने जादू के खिलाफ संघर्ष किया, उसके माथे पर एक नस फट गई। यहाँ जतिन की कहानी है। एक दिन उसे एक किचन मेड के बेटे द्वारा अपमानित किया गया। अपनी शर्म को भूलने के लिए उसने उस रात इतना पिया कि पूरी तरह से बेहोश हो गया, और वहां इनमें गवाह थे। ये जतिन की दिन की कहानी थी। हालांकि उसने नियंत्रण खो दिया, उसे पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई, और उसके शरीर की प्रवृत्तियां उसे नदी के किनारे ले गईं। लेकिन नदी का किनारा फिसलन भरा था, और वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हाँ, सच में, यह एक पूरी तरह से नशे में आदमी के लिए काफी खतरनाक लगता है।
ईशान ने अपनी कहानी खत्म की और फिर जतिन को नदी में धकेल दिया। स्प्लैश! तारांकन जतिन पानी में गिरा, उसका सिर पहले पानी में गया। अगर ईशान उसे ऐसे ही छोड़ देता तो वह डूब जाता। मैंने इस पर बहुत सोचा, क्या मुझे फिर से खून बहाना चाहिए? मैंने ड्रैगन चांट का अध्ययन इसीलिए किया था ताकि मैं अपने हाथों पर खून मिटा सकूं। अगर मैं समय को पीछे लौटाने में सक्षम होता तो मैं कसम खाता कि मैं निर्दोष खून नहीं बहाऊंगा या वही पछतावे वाला चुनाव नहीं करूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, शायद जतिन के सुनने के लिए बहुत कमजोर। लेकिन शायद यह वो नहीं था जो मैं वास्तव में चाहता था। अब मुझे ये समझ में आता है कि तुम्हारी वजह से। ईशान ने जारी रखा, जैसे वो अपने आप से बात कर रहा हो। मैंने पाया कि मैं खून मिटाना नहीं चाहता था, बल्कि मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरे हाथों पर खून देखें। यही मुझे परेशान करता था। ये हर युद्ध नायक का बोझ है, एक कलंक की निर्दोष पीड़ित उसके नरसंहार में शामिल थे। अब जतिन की संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगी। किसी भी तरह से मेरे कार्यों को माफ मत करो। एक आदमी जिसने मुझे जहर दिया एक बार मुझे यही कहा था। सम्राट के विचार क्या थे? अब ईशान थोड़ा थोड़ा करके उन्हें समझने लगा। ईशान ने अपने घर की बजाय इनकी ओर वापस लौटने का फैसला किया। जहां वह और उसकी मां रहते थे, वो छोटी झोपड़ी आरव के बड़े शरीर को समायोजित करने के लिए बहुत छोटी थी। इसलिए उन्होंने पास के इन में रहने का फैसला किया। ईशान और उसकी मां ने एक कमरा साझा किया, जबकि आरव ने बगल वाले कमरे में रहना चुना। मुझे सिरदर्द हो रहा है। ईशान इनमें सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन उसे अंदर आते ही सिरदर्द महसूस हुआ। यह उसके शरीर में अपर्याप्त माना की प्रतिक्रिया थी। एक ही पैरालाइज जादू ने मेरी माना को खत्म कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो फिर से इसे तुरंत उपयोग नहीं कर पाएगा। एक छोटे लड़के का शरीर जो अभी तक माना ब्रेथ की आदत नहीं डाले। उसके शरीर में माना की मात्रा सीमित थी। हालांकि उसके पास बाद में 8th क्लास मेज बनने की क्षमता है, लेकिन उसे अभी भी सीमाओं का सामना करना पड़ रहा था। ये भाग्यशाली है कि प्रतिक्रिया केवल सिरदर्द में समाप्त हुई। जैसे जैसे उसका दिल रक्त प्रवाह को पंप करता है, उसका माना हार्ट माना को संचारित करता है। बेशक माना का संचय भी एक सीमा होती है। मेजर्स इसे माना पूल कहते हैं। ईशान को अब अपनी माना पूल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। उसे सभी जादू के तंत्र स्पष्ट रूप से याद थे। मुझे अभी से माना मेडिटेशन शुरू करना चाहिए। माना पूल को स्थायी रूप से बढ़ाने के कुछ तरीके थे। माना ब्रेथ इसे बढ़ाने की सबसे सामान्य तकनीक थी। यह एक विशेष श्वसन विधि है जो दिल के अंदर स्थित माना हार्ट को उत्तेजित करने के लिए डिजाइन की गई है। विशेष रूप से ईशान द्वारा विकसित किया गया माना ब्रेथ बेहतर था। अकादमी के माना ब्रेथ की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी। मैं अक्सर सोचता था कि अगर मैंने यह माना ब्रेथ पहले विकसित किया होता तो क्या होता। उसने ये तकनीक 34 वर्ष की उम्र में विकसित की थी। हालांकि देर से शुरू करना, फिर भी इसे विकसित करने की अनुमति दी। इस बार मैं कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं? इसके अलावा एक अद्वितीय युवा प्रतिभाशाली मेज अब अकादमी जा रहा था। वे उसे यथासंभव समर्थन देंगे। मैं कई औषधियां, यहां तक कि कलाकृतियां भी प्राप्त कर सकता हूं। मैं कितना मजबूत हो सकता हूं, वो परिणाम की कल्पना नहीं कर सकता था। चलो शुरू करें। ईशान बैठ गया। उसे अपने सिरदर्द को कम करने के लिए माना ब्रेथ का अभ्यास करना था। उसने जितना संभव हो सके शांत रहने की कोशिश की, ताकि वह अपनी मां की नींद में खलल न डाले। उसे पता था कि उसकी मां का चेहरा और अधिक शांत दिख रहा था। क्या ये हो सकता है कि उसने सैनिक के बारे में सोचना बंद कर दिया हो? ये राहत की बात है। अपने समय यात्रा के पहले दिन का अंत हुआ। आराम महसूस करते हुए उसने अपने माना ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित किया। तारांकन महाद्वीप 3 देशों में बंटा हुआ था। तारांकन गंगा साम्राज्य, कोल्डवुड साम्राज्य और लो गणराज्य। इन सभी देशों में एक संस्था होती है जिसे संवाद केंद्र कहा जाता है। ये हर देश के लिए एक आपातकालीन कॉल सेंटर के रूप में कार्य करता है।
ये केंद्र एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं ताकि सीमित रेंज वाले संचार जादू को एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर पहुंचाने में मदद मिल सके। संवाद केंद्र के कारण रॉयल और आइवरी टॉवर को रिपोर्ट दोपहर से पहले मिल गई थी। आपके क्या विचार हैं, टॉवर लॉर्ड? गंगा साम्राज्य की महान राजधानी गंगा नगरी में, जहां सबसे उच्च वर्ग के लोग देश का शासन करते हैं, राजकीय कार्यालय में टेरी गंगा ने पूछा। कुछ भी निश्चित नहीं है, आपके उच्चता, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी दाढ़ी सफेद थी ने अनिश्चितता से कहा। यह व्यक्ति आइवरी टॉवर का टॉवर लॉर्ड था, 5वीं श्रेणी का आर्कमेज हाबर्ट। लेकिन मध्य आयु के सम्राट ने रुचि से अपनी आंखें घुमाई। मानव इतिहास में केवल कुछ जादूगर हैं जिन्होंने 5वीं श्रेणी तक पहुंचने में सफलता पाई है। सौभाग्य से ये छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति भी उनमें से एक बन गया। अपनी बड़ाई करना बंद करो। क्या तुम सोचते हो कि मैं यह नहीं जानता? मूल रूप से माना वो ऊर्जा है जो खून के साथ बहती है। जब तुम इसे नियंत्रित कर लेते हो तो जादूगर का रास्ता शुरू होता है। एक एक कदम करके जादू के माध्यम से तुम माना ब्रेन को उत्तेजित करना सीखते हो, फिर अंततः जादू करना सीखते हो। अधिकांश मामलों में यह अकादमी द्वारा सिखाया जाता है। मैं भी इसका अपवाद नहीं था, नहीं अन्य जादूगर। जारी रखें। हालांकि लड़के ने कहा कि उसने इसे खुद जगाया, बिना किसी मदद के। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि वो फर्स्ट श्रेणी का जादू फुर्ती से कर सकता है, ठीक जैसे पहला जादूगर। किसी समय पहला जादूगर था जिसे कोई जादू सिखाने वाला नहीं था। उसने ये सब खुद ढूंढा था, माना को कैसे प्रबंधित करना है और जादू कैसे करना है। ये सभी जादूगरों के बीच एक किंवदंती है। पहला जादूगर, क्या तुम ड्रैगन की बात कर रहे हो? ड्रैगन का अस्तित्व बस एक भ्रांति है। हालांकि हम जानते हैं कि एक पहला जादूगर था। जादू की शुरुआत होनी चाहिए ताकि यह आज तक जारी रह सके। सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया। टॉवर लॉर्ड ने बात जारी रखी। सामान्य ज्ञान के अनुसार इसे गलत रिपोर्ट के रूप में मानना अधिक समझदारी है। हालांकि ये सच होना चाहिए। कंडक्टिंग मेज एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने झूठी रिपोर्ट बनाने की हिम्मत नहीं की। इस बार टॉवर लॉर्ड चुप हो गया। उसने सहमति नहीं दी, लेकिन असहमति भी नहीं की। तो ये सच होना चाहिए, कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो चलो इसे सच मान लेते हैं। सम्राट की जिद के कारण टॉवर लॉर्ड ने कड़वेपन से हंस दिया। यदि रिपोर्ट सच है तो फिर ये सच है कि लड़के में खतरनाक रूप से असाधारण प्रतिभा है। यही मेरा जवाब है। सम्राट ने सोचा, अपनी उंगली को सिंहासन पर थपथपाते हुए। उसने रिपोर्ट की वैधता पर विचार नहीं किया। उसने पहले ही मान लिया था कि यह सच है। क्राउन प्रिंस, क्या तुम यहाँ हो? हाँ पिता, आपके अगले निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आओ। दरवाजा खुला और क्राउन प्रिंस हेडन गंगा कार्यालय में आया। उसके सुनहरे बाल, जो राजसी खून से विरासत में मिले थे, उसकी अच्छी दिखावट प्रभावशाली थी। मैं आपकी सेवा में हूँ। ठीक है प्रिंस, मुझे खेद है कि तुम्हें बाहर कुछ समय इंतजार करना पड़ा। मैं ठीक हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्राउन प्रिंस ने जल्दी से पूछा, न कि किसी आपात स्थिति के कारण, बल्कि अपनी खुद की अधीरता के कारण। तुम आखिरी बार कब महल से बाहर गए थे? क्या? ओह क्या यह विशाल सूखे के निरीक्षण के लिए नहीं था? हाँ सही है पिता। पहले से ही 5 साल हो चुके हैं। समय कितनी जल्दी गुजरता है। सम्राट ने समय के प्रवाह को संक्षेप में महसूस करते हुए बातचीत जारी रखी। मैं चाहता हूं कि तुम पहली बार 5 साल के बाद महल से बाहर जाओ। क्या आप यात्रा करने की बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें सभी शाही योद्धाओं, 300 साम्राज्य सैनिकों और 3 थर्ड श्रेणी के जादूगरों को दूंगा। जल्दी से मोर्गन प्रांत में जाओ और उस लड़के को लाओ जिसका नाम है इयन पेज। मैं इयन पेज? ऐसा लग रहा था कि क्राउन प्रिंस ने कभी भी इयन पेज के बारे में नहीं सुना था। ये नाम हर जगह सुना गया था। कृपया मुझे मत बताओ कि तुमने उसका नाम नहीं सुना।
मैं माफी चाहता हूँ पिता। इसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, सांस इसे भूल जाओ। ये तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकता है। मुझे बेहतर है कि मैं अन्य प्रिंसेस से पूछूं। न पिता, मुझ पर भरोसा करें, मुझे इस मिशन को करने दें। क्राउन प्रिंस ने अन्य प्रिंसेस शब्द सुनकर संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया दी। उसकी मुद्रा एकदम बदल गई। मैं इस मिशन को अपनी पूरी कोशिश से पूरा करने की गारंटी देता हूं। हाँ, क्राउन प्रिंस को इतनी आसानी से प्रभावित होते देखकर सम्राट को कड़वाहट महसूस हुई। यह उसकी मंशा थी, लेकिन वो बहुत आसानी से पहचाना जा रहा है। उसे बाद में साम्राज्य का नेतृत्व करने के लिए बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हर एक चीज में सम्राट को संतोष नहीं था, न कि एक पिता की दृष्टि से, बल्कि एक सम्राट की दृष्टि से। वह मुझे चिंतित करता है। बेशक उसने ये चिंता क्राउन प्रिंस को नहीं बताई। फिलहाल जो कुछ भी वह कर सकता है, वह अपने बेटे से एक पिता के रूप में प्यार करना है, न कि सम्राट के रूप में अपने बेटे का समर्थन करना है। मुख्यतः उसे प्रतिभाशाली वफादारों की आवश्यकता थी, जो उसकी कमियों को पूरा कर सके। ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो लंबे समय तक उसकी सेवा कर सकें। उसे लड़के को अपना वफादार सेवक बनाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को वफादार बनाना मुश्किल है जो पहले से ही बड़ा हो गया हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने मालिकों को चुन लिया होगा। उदाहरण के लिए टॉवर लॉर्ड ने 5वें प्रिंस को चुन लिया है। यही कारण है कि सम्राट ने क्राउन प्रिंस को भेजने की कोशिश की। अगर वह तराशा हुआ रत्न नहीं ले सकता, तो उसे कच्चा रत्न ही लेना चाहिए। मुझे उसे जाने से पहले ये सिखाना चाहिए। सम्राट ने लंबे विचार के बाद क्राउन प्रिंस को आदेश दिया। मंजूर है, अब जाओ और मिशन की तैयारी करो। उत्तर की ओर यात्रा लंबी होगी। क्राउन प्रिंस के कार्यालय छोड़ने के बाद एक चुप्पी छा गई। तो अगर आप मुझे माफ करें, तो मुझे भी अब जाना चाहिए। ये टॉवर लॉर्ड था जिसने चुप्पी तोड़ी। थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकते? जैसा कि आप जानते हैं, जादूगर यात्रा करना पसंद नहीं करते। अगर मैं अब से उन्हें मनाने नहीं लगा, तो क्राउन प्रिंस के जाने से पहले 3 जादूगरों का प्रबंध करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, सच में, तुम अब जा सकते हो। टॉवर लॉर्ड कार्यालय से चला गया। हालांकि उसकी चालें आइवरी टॉवर की ओर नहीं थीं, बल्कि उस साइड पैलेस की ओर थीं, जहां राजकुमार रहते थे, विशेष रूप से 5वें प्रिंस रागनार गंगा के महल की ओर। ईशान ने सुबह तक बिना सोए माना ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने सोया नहीं, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से तरोताजा था, जैसे उसने गहरी नींद ली हो। थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी माना पूरी तरह से भरी हुई थी। उसकी त्वचा और बाल साफ थे, जैसे उसने स्नान किया हो। इसके अलावा उसके चारों ओर ताजगी की खुशबू थी। यह माना ब्रेथ का अच्छा पहलू है, विशेष रूप से ईशान के माना ब्रेथ का प्रभाव। माँ अब भी सो रही है। यह मोग्रीन में उसकी पूर्व जीवन की यात्रा के बाद से काफी समय हो गया था। उसे यहाँ ज्यादा यादें नहीं थीं, लेकिन यह उसका गृहनगर था। ये दृश्य पहले युद्ध शुरू होने से पहले मिट जाएगा। मोग्रीन वह प्रांत था जो दूसरे महान साम्राज्य कोल्डवुड की सीमा से जुड़ता था। ये दोनों मित्र और दुश्मन के लिए एक रणनीतिक बिंदु होना चाहिए। यहाँ युद्ध के दौरान हताहतों से बचने का कोई उपाय नहीं था। वैसे उन्हें अब रिपोर्ट मिली होगी। उसने निश्चित किया कि कंडक्टिंग मेज की रिपोर्ट सीधे सम्राट तक पहुंच गई होगी। ईशान को मेज द्वारा पुष्टि की गई थी, भले ही उसने अभी तक अकादमी में प्रवेश नहीं किया हो। ये योजना का हिस्सा था। मेज को उसके इरादे के अनुसार चलाना चाहिए। वर्तमान सम्राट को युवा प्रतिभाशाली बच्चे की तलाश में होना चाहिए। उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पहले पुत्र अपरिपक्व क्राउन प्रिंस हेडन गंगा के लिए। आइवरी टॉवर का पुराना लोमड़ी शायद 5वें प्रिंस का समर्थन करना शुरू कर चुका है। आइवरी टॉवर का पुराना लोमड़ी। ईशान की दृष्टि वर्तमान टॉवर लॉर्ड हाबर्ट की ओर इशारा करती है। वे मुझे उसी तरह चाहते हैं जैसे सम्राट चाहता है। जल्द ही रॉयल्स और आइवरी टॉवर के बीच संघर्ष शुरू होगा। चूंकि यह तब हुआ जब ईशान छोटा था, वह इसे विस्तार से याद नहीं कर सकता।
वहां कहानियां थीं जो उसने किताबों से पढ़ी थीं या रागनार से सुनी थी। उसने उन स्रोतों से स्थिति का अनुमान लगाया। जो मैं सुनिश्चित कर सकता हूं वो ये है कि मैं जिस भी पक्ष में रहूंगा मुझे स्वागत मिलेगा। अब प्राथमिक उद्देश्य अपने पिछले जीवन से ताकत को फिर से प्राप्त करना है। वो किसी भी पक्ष पर खड़ा होगा जो उसे ताकत पुनर्प्राप्त करने का सबसे छोटा रास्ता प्रदान करता है, चाहे वो सम्राट का पक्ष हो, आइवरी टॉवर का, या एक ऐसी स्थिति जहां वह तटस्थ रहे। जिस भी पक्ष का मैं चयन करूंगा, मैं इस बार उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। एक विचार के बाद ईशान चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अभी भी बहुत सुबह थी, इसलिए पहला मंजिल खाली था। हालांकि वहां बाहर काफी शोर था। शोर का स्रोत इनके दरवाजे से बाहर था। क्या हो रहा है? ईशान ने जल्दी से अपनी कानों में माना केंद्रित किया। उसने दीवार पर अपना कान रखा। माना के प्रवर्धन के कारण वो स्पष्ट रूप से आवाजें सुन सकता था। तो क्या वो इस इन में ठहरा हुआ है? हाँ, वो बड़े शरीर वाले योद्धा के साथ आया था। हम सही जगह पर आए हैं। ईशान को आवाजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जवाब देने वाली आवाज इनकीपर की थी। इसके अलावा उसने बाहर से कई आवाजें सुनी। ये स्पष्ट था कि वे ईशान के लिए आए थे, अपने साथियों के साथ। मिस्टर मेज, चलो शुरू करें। हूँ मेज, क्या शुरू करना है? ठीक उसी समय ईशान, मेज ऑफ द एम्पायर, कम आउट एंड रिसीव द ऑर्डर ऑफ द एम्परर। ईशान लगभग अपना कान खो बैठा। आवाज पहले से ही ईशान द्वारा प्रवर्धित थी। बदतर यह कि बाहर के मेज ने अपनी आवाज को फिर से बढ़ा दिया था। यह उसी कंडक्टिंग मेज की आवाज थी जिससे ईशान ने कल मुलाकात की थी। तारानकन तारानकन, सम्राट का आदेश। तारानकन तारानकन। ईशान ने उम्मीद की थी कि कार्रवाई जल्दी होगी, लेकिन यह उसकी उम्मीदों से परे था। एक दिन भी नहीं बीता था। क्या वे मेरे पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ईशान मुस्कराते हुए इनसे बाहर निकला। दरवाजे के बाहर दर्जनों सैनिक खड़े थे। प्रांत के योद्धा एक पंक्ति में व्यवस्थित थे। निश्चित रूप से उस मेज और रॉयल योद्धाओं ने जो मेज की सुरक्षा कर रहे थे, वे सबसे आगे खड़े थे। लगता है तुम पहले ही जाग चुके हो, कंडक्टिंग मेज ने ईशान को देखकर कहा। हमारे सम्राट ने तुम्हारे लिए यह आदेश भेजा है। मेरे साथ आओ, अपने बाएं घुटने पर झुको और दाएं घुटने पर। मेज ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशान शाही शिष्टाचार जानता है। हालांकि ईशान का शाही शिष्टाचार जानने का स्तर परफेक्ट था। क्या वो तो सिर्फ 12 साल का बच्चा है? वास्तव में शाही शिष्टाचार का पालन करना इतना कठिन नहीं था। लेकिन ईशान उस तरह से बाहर आया और इतनी सहजता से झुका जैसे उसने ये बहुत बार किया हो। सर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ईशान के सवाल पर मेज अपनी सोच से बाहर आया। उसने अपनी आस्तीन से क्रिस्टल ओब निकाला, फिर उसमें अपनी माना डाल दी। वीर कमजोर कंपन के साथ यह नीली रोशनी में चमकने लगी। फिर रोशनी ने हवा में एक पत्र का आकार लेना शुरू किया। यह एक जादुई आदेश था जिसे संवाद केंद्र के माध्यम से भेजा गया था। इयन पेज, साम्राज्य के जादूगर, यह आदेश स्वीकार करो। जब रोशनी लगभग अक्षरों का आकार लेने के लिए तैयार थी, कंडक्टिंग मेज ने संदेश पढ़ना शुरू किया। उस क्षण उसके आसपास के सभी लोग झुक गए। पल के भ्रम में इनकीपर भी झुक गया। मैं तुम्हें ग्रीन रिवर की पहली धारा के नाम पर आदेश देता हूं। अब से इयन पेज एक साम्राज्य के जादूगर के रूप में स्थापित होता है, और मैं उसके नाम को आइवरी टॉवर की पवित्र सूची में दर्ज करने की स्वीकृति देता हूं। एक बच्चे के नाम का रिकॉर्ड जो अभी तक अकादमी में नहीं गया था। यह एक बहुत ही चौंकाने वाला और अभूतपूर्व घोषणा थी। दूसरे, मैं इयन को, जिसकी प्रतिभा सभी से अधिक चमकती है, शाही महल में आमंत्रित करता हूं। मैं अपने क्राउन प्रिंस को यात्रा के साथी के रूप में भेजता हूं। मैं चाहता हूं कि वह प्रिंस के साथ अच्छा समय बिताए। दूसरा संदेश चौंकाने वाला था। यह उस क्षेत्र में लोगों को हिलाने के लिए पर्याप्त चौंकाने वाला था। ईशान ने मुश्किल से खुद को हंसने से रोका। आओ, इसका उद्देश्य तो स्पष्ट है। यात्रा के साथी के रूप में क्राउन प्रिंस को भेजना। उसे बहुत सारे लोगों को एक साथ लाना होगा।
दूसरे क्षेत्रों के अन्य प्रिंस को इस तरह का स्वागत नहीं मिलेगा। अंत में कंडक्टिंग मेज ने संदेश पढ़ना जारी रखा। संदेश पूरा नहीं हुआ था। मेरे भेजे यात्रा साथी के यहां पहुंचने से पहले मैं मॉर्गन हाउस को आदेश देता हूं कि वह इयन को सुरक्षा प्रदान करे और उसे उच्च गुणवत्ता की सेवाएं और सामग्री उपलब्ध कराए। इस आदेश पर पूरी कोशिश करें। संदेश का आखिरी भाग ईशान को संतुष्ट कर गया। इसका मतलब था कि ईशान प्रांत के महल में रहेगा। उसे अपने मानव ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अच्छी जगह की आवश्यकता थी। यह एक झोपड़ी या छोटे इन से 100 गुना बेहतर है। अगर ईशान सिर्फ एक बच्चा होता जो केवल जादू के बारे में जानता होता, न कि राजनीति के, तो वह महल की दिशा में मुड़कर झुक जाता। ये संदेश का अंतिम भाग है। कंडक्टिंग मेज ने अपनी पढ़ाई समाप्त की, जबकि उसने ईशान को ध्यान से देखा। वो वास्तव में एक सामान्य बच्चा नहीं है। ईशान का जीवन एक ही दिन में न केवल अच्छा, बल्कि काफी भाग्यशाली रूप से बदल गया। हालांकि वह खुश होने से बहुत दूर था। उसने पूरे संदेश के दौरान शांत रहना चुना। एक सामान्य व्यक्ति इस स्थिति में खुशी से कूदता और रोने लगता। क्या यह उसकी असाधारण प्रतिभा है? कंडक्टिंग मेज इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकता था। भले ही वह एक सेकंड श्रेणी का मेज था, जो दुनिया में काफी दुर्लभ था, उसे लड़के और उसके बीच स्तर का अंतर महसूस हुआ। मिस्टर मेज, एक आवाज ने उसके विचारों को रोका। यह मॉर्गन के योद्धा की आवाज थी। क्या मैं उसे प्रांत के महल ले जा सकता हूं? हाँ, तुम ले जा सकते हो। जैसे ही मेज ने अनुमति दी, योद्धा अब ईशान की ओर बढ़ा। शायद योद्धा के तांगे चेहरे के कारण वो एक योद्धा से ज्यादा एक भाड़े के सैनिक की तरह लग रहा था। मैं हूं अर्जुन, नए मॉर्गन योद्धाओं का कप्तान। मैं यहां महान मॉर्गन जमींदार के आदेश पर तुम्हें लाने आया हूं। उसका व्यवहार उसकी उपस्थिति के मुकाबले काफी सौम्य था। सम्राट के आदेश के अनुसार मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मिस्टर पेज, और सर्वोत्तम सेवा और सामग्री प्रदान करूंगा। ये कहने की जरूरत नहीं है, आपकी मां को भी वही सम्मान दिया जाएगा। कोई भी देरी नहीं थी। मेरी मां प्रांत के महल की किचन मेड थी, लेकिन अब वह एक नोबल लेडी के रूप में महल में प्रवेश कर रही है। उसे अवश्य ही नाटकीय भावनाएं होंगी। मॉर्गन के घर में कई लोग रहते थे। जमींदार और उसकी पत्नी, मॉर्गन उपनाम वाले बच्चे, और कई नौकर। इन सभी लोग अब इयन के बाहर महल के पास खड़े थे और विशेष रूप से सम्राट के संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इतनी देर क्यों कर रहे हैं? बेशक, जादू का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि उसका खून बदल गया है। देरी और खून का क्या संबंध है? क्योंकि सभी गिरावट वाले लोग आलसी पैदा होते हैं। मॉर्गन के बच्चे बातें कर रहे थे। लड़के और लड़कियां जो 12 से 14 साल की उम्र के बीच के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लड़का सबसे बड़ा था। सावधानी से बोलो, एक मध्य आयु के आदमी ने उन्हें डांटते हुए कहा। वह महान जमींदार मुकेश मॉर्गन था। वो एक जादूगर है और हमारे घर का मेहमान है। पर क्या तुम शाही आदेश के खिलाफ जा रहे हो? उनके लिए सम्राट के आदेश से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था अभी के लिए, न कि वफादारी के कारण या पदोन्नति के अवसर को पकड़ने के लिए, बल्कि इसलिए कि उसे महसूस हुआ कि कुछ गंभीर हो रहा है। यह व्यवहार बहुत नाटकीय है। उसे पता था कि जादूगर दुर्लभ होते हैं। वे सबसे खतरनाक हथियार होते हैं और वर्तमान मानव घटनाओं के पाठ्यक्रम को नेतृत्व करने की कुंजी होते हैं। फिर भी वो इस आदेश को नहीं समझ सका। कौन सी प्रतिभा उसे इतना विशेष बनाती है? उसने इसे एक साधारण निष्कर्ष के साथ समाप्त कर दिया। प्रतिभा जो मानवता के ज्ञान से बहुत अधिक है। वह प्रतिभा जिसे रॉयल्स और आइवरी टॉवर दोनों को इतना चाहने की आवश्यकता थी। वह प्रतिभा जिसे कई अन्य देश भी अपने बना लेना चाहेंगे। वह लड़का जो उस प्रतिभा को अपने अंदर समेटे हुए था, मॉर्गन प्रांत में रहता था। उससे दोस्ती करने में कुछ भी नुकसान नहीं है। जमींदार ने उस सरल निष्कर्ष के साथ अपने तर्क को समाप्त किया। किचन मेड के बेटे पर अच्छा प्रभाव डालना। अगर लड़का बड़ा हो जाता है और महान बन जाता है, तो वह उसे बहुत लाभ देगा। अन्य मामलों में इससे उसे कोई जोखिम नहीं होगा। जमींदार ने किचन मेड का चेहरा याद किया।
वो खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ने उसे अकेला नहीं छोड़ा होगा। जमींदार ने अपनी नासमझ बेटी को देखकर साइड किया। उसने उसे मजाक बनाने की कोशिश की होगी। एक बेटी जो बड़ी जलन के साथ पैदा हुई थी। उसे ये चिंता थी कि उसने किचन मेड के लिए कोई वास्तविक बुरी चाल की होगी। हालांकि उसने कहा कि उसने कभी ऐसी चालें नहीं की। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये जैसे पानी जमीन पर गिर गया हो। उसके लिए केवल एक विकल्प बचा था कि वो अब से सावधानी से कार्य करे। वो रहा जो जुलूस इयन को शामिल करता था, वो निकट आया। लबी, मार्गरेट, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूं। अपने कार्यों के प्रति सावधान रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बस अपना मुंह बंद रखो और कुछ मत करो। वह अपने बच्चों के चेहरे को नहीं देख सका, क्योंकि उसकी आंखें इयन पर थीं। जैसा कि उसने सुना था, एक लड़का जो लगभग 10 साल का था और बिखरे हुए रूप में था। मैं अच्छी कपड़े, अच्छी खाना, अच्छी बिस्तर दूंगा। अगर वह चाहे तो मैं उसे भाषा, घुड़सवारी और शिष्टाचार सिखाऊंगा। उसकी उम्र में बच्चे आमतौर पर उन शाही चीजों की आकांक्षा करते हैं। वह एक जादूगर था, लेकिन फिर भी एक बच्चा। एक छोटे बच्चे को खुश करना इतना कठिन नहीं होगा। स्वागत है। उसने एक गर्म और मुलायम मुस्कान बनाई, उसका स्वागत करते हुए। साम्राज्य का जादूगर। तारानकन मोर्गियन जमींदार के किले का पहला व्यायामशाला। तारानकन। यह वह स्थान था जहां योद्धा अपने कौशल का अभ्यास करते थे। ईशान वहां खड़ा था। उसने अपने कौशल को विकसित करने के लिए इस व्यायामशाला का चयन किया। माना ब्रेथ बाहर अधिक प्रभावी था। इसके अलावा यह उसके पहले से ही तेज जादू की भावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक था। आज बहुत शांति है। हाल ही में कई सेवक इस व्यायामशाला में छिपकर आए थे। सब सोच रहे थे कि जादूगर व्यायामशाला में क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यह खबर किसने फैलाई। जिन्होंने छिपकर देखा, उन्होंने बस ये देखा कि वह सांस ले रहा है। सचमुच, वह बस सांस ले रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने जो उसे जादू करते हुए देख लिया, उन्होंने बहुत तेजी से अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। मैंने उसे लक्ष्य डमी को आग के एक प्रकार के गोले से तोड़ते देखा। बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। मैंने कुछ बुलबुले देखे आदि। ये केवल अफवाह नहीं थी। फायरबॉल, एक्वाबॉल, आइस स्पीयर और अन्य, ये सभी वही जादू थे जो उसने माना संवेदनशीलता परीक्षण के दौरान दिखाए थे। उसने खुद को ऐसे जादू से गर्म किया। खैर, प्रसिद्ध होना भी बुरा नहीं है। ये समय एक शांत युग नहीं था जब देश एकजुट थे। यह अभी भी 3 देशों का युग था। जैसे जैसे उसकी प्रतिभा की खबर फैली, वह अधिक मूल्यवान हो गया। वो जीनियस जो पहले जादूगर की प्रतिभा रखता है। जब तक देश एकजुट नहीं होते, ये बुरा नहीं था। निश्चित रूप से कुछ संदेह करने वाले और जासूस होंगे जो उसका पीछा कर रहे होंगे, विशेष रूप से आइवरी टॉवर से। उनके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। वे किस प्रकार के चालबाजी करने वाले थे, उसने पहले ही उनकी सभी चालों को जान लिया था। वह उन्हें संभाल सकता था। हालांकि मैं सुरक्षित रास्ता चुन सकता था। इस बार उसने अलग रास्ता चुना। हालांकि यह खतरनाक हो सकता था, लेकिन यह बढ़ने का सबसे तेज तरीका था। जब तक मैं कम से कम एक ड्रैगन जादू कर सकता हूं। जब भी वो उस स्तर पर पहुंचता, वो जब चाहे समय को पीछे लौटाने में सक्षम होगा। ईशान ने मुस्कराते हुए चारों ओर देखा। सौभाग्य से वहां कोई सेवक नहीं था। चलिए, जब चारों ओर शांति है, इसे आजमाते हैं। ईशान खड़ा हुआ और अपने हाथ को व्यायामशाला की जमीन पर रखा। तारानकन एक झटके में ठंडी हवा उसके हाथ में इकट्ठा हो गई। फ्रॉस्ट नोवा, जादू का नाम लेते ही सियाराय क्रैक क्रैक के एक पूरी तरह से जमा देने वाली ऊर्जा चारों ओर फैल गई। व्यायामशाला की जमीन, लक्ष्य डमी और हर एक घास जो उसकी पहुंच में थी। ईशान के पास जो कुछ भी था, सब कुछ जमने लगा। यह एक शानदार क्षण था। ये पर्याप्त नहीं है। ईशान का चेहरा निराशा से भरा था। उसने केवल 15 दिनों में इस स्तर तक पहुंच पाया। यह एक अत्यधिक तेज विकास था। ये लगभग सेकंड श्रेणी के बराबर हो सकता है, लेकिन
वो अभी भी असंतुष्ट था। मैं जमींदार के किले को जमाऊंगा, केवल इस व्यायामशाला को नहीं। अगर वह अपने पिछले शरीर में होता तो यह निश्चित रूप से संभव होता। उसका जादू पूरे जमींदार के किले को जमाने में सक्षम होता, इसमें कोई संदेह नहीं था। कुछ ऐसा जो मेरी माना का समर्थन करे, चाहे वह एक औषधि हो या कलाकृति। उसे अपनी तेजी से बढ़ती कौशल को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का समर्थन चाहिए था। अभी तक औषधि उपलब्ध नहीं है। औषधि जो उपभोक्ता की ऊर्जा को अस्थायी या स्थायी रूप से बढ़ाती है। निश्चित रूप से माना भी ऊर्जा के श्रेणी में आता है। जब तक मुझे आइवरी टॉवर से समर्थन नहीं मिल जाता, जब तक उसे आइवरी टॉवर या सम्राट से समर्थन नहीं मिलता, औषधियों का उपयोग करना असंभव था, क्योंकि वे सोने के समान कीमती होते हैं। हालांकि कलाकृतियों के लिए कलाकृतियां जिनमें छिपी शक्तियां होती हैं, इनमें से अधिकांश उच्च नोबल्स के पास होती है। इन्हें उनके घरों की विरासत के रूप में माना जाता है। ईमानदारी से कहूं, वे कलाकृति की संभावनाएं बर्बाद कर रहे हैं। एकता युद्ध के दौरान आइवरी टॉवर ने नोबल्स को उनके बेकार कलाकृतियां उधार देने के लिए मनाया, ताकि जादूगरों की शक्ति को बढ़ाया जा सके। मनाने का प्रयास साम्राज्य के हर नोबल पर लक्षित था, बिना किसी अपवाद के। और मैं ही जिम्मेदार था। उसने कलाकृतियों की सूचियां कई बार पढ़ी थीं। इसके लिए ईशान ने अभी भी सूचियों को याद रखा। कलाकृतियों की शक्ति का प्रकार, उसकी उपस्थिति और जो घर इसे रखता था। मोर्गन के पास एक अंगूठी थी, क्या नहीं? यह एक निम्न स्तर की कलाकृति अंगूठी थी जिसे मोर्गन रिंग कहा जाता था। उसे याद था कि यह एक अंगूठी थी जो माना हाट की गतिविधि के लिए उत्प्रेरक हो सकती थी। उस समय यह मेरे लिए बेकार थी। अपने पिछले जीवन में ईशान माना के मामले में एक राक्षस था। उसका उपनाम हाफ ड्रैगन उसके विशाल माना पूल के कारण था। हालांकि अब इसके मूल्य का महत्व अलग है। उसे अपनी माना के लिए किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता थी। सौभाग्य से अब वो मोर्गन किले में था। समस्या यह है कि इसे कैसे प्राप्त करें। केवल उन्हें कलाकृति के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे केवल अपने घर की विरासत के रूप में जाना। वे इसे न तो उसे देंगे, न ही बेचेंगे। उसके पास कोई उचित योजना नहीं थी। उसने इस पर विचार करने के लिए और अधिक समय लेने का निर्णय लिया। मिस्टर मेज, अचानक कोई व्यायामशाला में दौड़ता आया। यह मोर्गन का पुराना बटलर था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी। उसने ईशान को तुरंत बुलाया। उसे सावधान रहना चाहिए। व्यायामशाला की जमीन अब बर्फ से भरी थी। फ्रॉस्ट नोवर जादू का प्रभाव अभी भी मौजूद था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अगर वो जमीन पर गिरता तो उसकी कमर में चोट लग सकती थी। फेदर फॉल। ईशान ने जल्दी से बटलर के लिए धीरे गिरने का जादू किया। बूढ़े बटलर का शरीर हल्की पंख की तरह धीरे धीरे गिरा। आपने मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर मेज, कृपया हमारी मदद करें। बटलर के सवाल पर ईशान फिर से चिंतित हो गया। बिना किसी स्पष्टीकरण के किसकी मदद करें? हमारे जमींदार लापता है। आपका क्या मतलब है? वो मोर्गन पर्वत पर शिकार करने गए थे। बुजुर्ग बटलर की कहानी का सार ये था। जमींदार ने नियमित रूप से शिकार पार्टी का आयोजन किया, सामान्य जानवरों के लिए नहीं, बल्कि मोर्गन के राक्षसों के लिए। हालांकि जमींदार काफी समय से वापस नहीं आया, कुछ योद्धाओं, कुछ प्रांत के सैनिकों और लाभ मोग्रियन के साथ। मोर्गन पर्वत, वहां केवल कुछ गोबलिन रहने चाहिए, और सही योद्धा और सैनिक गोबलिन से हार गए। वह प्राणी जो छोटे शरीर, कमजोर ताकत और मूर्ख दिमाग वाला होता है। इसके अलावा वे कभी भी पहले मानवों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा वे बड़े समूह नहीं बनाते, अधिकतम 15 गोबलिन। इसके अलावा जमींदार ने नियमित रूप से शिकार किया होगा, क्योंकि इससे पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। स्काउट्स की रिपोर्ट के अनुसार वहां निशान थे, कुछ गोबलिन के शव, और चारों ओर मानव खून फैला हुआ था। क्या वे वास्तव में गोबलिन से हार गए? यह उसके मरने का सही समय नहीं है। महान जमींदार मुकेश मोग्रियन को बाद में मरना था। ईशान के पिछले जीवन में
उसे पहले एकता युद्ध के शुरू होने से पहले एक दुश्मन देश द्वारा हत्या कर दी गई थी। न उसके बेटे को मरना था। ईशान को लाभ मोग्रियन की कहानी अभी भी स्पष्ट रूप से याद थी। वो मूर्ख लड़का जिसने युद्ध शुरू होते ही भाग निकला। उसने मोर्गियन प्रांत को छोड़ दिया। जितना ईशान याद कर सकता है, उसे फांसी दी गई थी। नियमित शिकार का मतलब जमींदार और उसके बेटे ने संभवतः अपने पिछले जीवन में भी यह शिकार किया था। यह ईशान के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो शायद जीवित लौट आएगा। भविष्य अपने आप नहीं बदलेगा। ऐसा लगता है कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या यहाँ मिस्टर माको नहीं है? ये कंडक्टिंग मेज का नाम था। उसने अपने पिछले जीवन में उनकी मदद की थी। इसलिए ईशान को बेहतर होगा कि वह जमींदार को बचाने के लिए उसे छोड़ दे। दुर्भाग्यवश कंडक्टिंग मेज एक अन्य मिशन पर चले गए। क्या वो प्रांत छोड़ गए? ईशान ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये लौटने का साइड इफेक्ट हो सकता है। ये वास्तव में दुर्लभ था कि कोई कंडक्टिंग मेज अपने प्रांत को छोड़ दे। ईशान इसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उसने अन्य प्रांतों में भी काम किया था। मिशन निश्चित रूप से उसके साथ कुछ संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, टॉवर लाट को गुप्त रूप से रिपोर्ट भेजना। यह निश्चित रूप से खतरनाक है। जमींदार की जल्दी मौत भविष्य को बदल सकती है। ईशान को अपनी पूरी कोशिश से उसे रोकना होगा। भविष्य जानना, क्या यह ईशान के पास सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं था? शायद उसके जादुई प्रतिभा के समान शक्तिशाली, शायद इससे भी मजबूत। इसलिए मैं बिना किसी बहाने के इतनी जल्दी आपके पास आया, ये सोचते हुए कि मिस्टर मेज कुछ विशेष तरीके जानते होंगे। हमारे सामान्य तरीकों से हम उसे नहीं खोज पाए। जादूगर सामान्य लोगों के लिए एक रहस्यमय अस्तित्व थे, और यह अफवाह फैली हुई थी कि ईशान जादुई जादू करता है। इसलिए यह अजीब नहीं था कि उन्होंने विश्वास किया कि जादूगर के पास एक समाधान होगा, विशेष रूप से जब वे इस स्थिति में कोई समाधान नहीं पा सकते थे। ये कहाँ था? मैं उसे खोजूंगा, ईशान ने आत्मविश्वास से कहा। न केवल खोए हुए जमींदार, बल्कि उसके बेटे को भी। उसने बटलर को यह आश्वासन दिया कि वह जमींदार को जीवित खोज लेगा, ताकि वह भविष्य को बदलने से रोक सके। तारानकन मोर्गियन पर्वत का प्रवेश द्वार जमींदार के किले के पीछे की ओर था। तारानकन। ये स्थान, जो आमतौर पर शांत रहता था, आज भीड़ से भरा हुआ था। सभी सैनिक और योद्धा, जो शिकार पर नहीं गए थे, घर के लोग, जमींदार की पत्नी और सबसे छोटी बेटी वहां अपने जमींदार और उसके अनुयायियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आयशान, एक महिला की आवाज ने आयशान को बुलाया। यह उसकी मां थी। वह भी लोगों के साथ वहां आई थी। मुझे कहानी सुनाई गई थी, तो जमींदार अभी भी जंगल में कहीं है। हाँ, इसलिए मैंने उन्हें खोजने में मदद करने का निर्णय लिया है। क्या तुम? वनीसा का चेहरा पीला पड़ गया। ये बहुत खतरनाक है। तुम अभी भी छोटे हो, और मैं ठीक हूँ, माँ। क्या तुमने पहले ही नहीं सुना? मैं अब एक जादूगर हूँ। लेकिन यह उसके लिए चिंता करना स्वाभाविक था। हालांकि उसका बेटा एक महान प्रतिभा वाला जादूगर था, वह अभी भी उसका बेटा था। पहले वह एक जादूगर था। चिंता मत करो, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। मैं लौटूंगा, ठीक है? अपनी मां को सुरक्षित वापसी का वादा करते हुए आयशान सैनिकों के साथ चल पड़ा। पहले स्काउट दस्ते ने जो पहले ही पहाड़ों की खोज की थी, वे काफी थके हुए लग रहे थे। दूसरे स्काउट दस्ते में जो अभी भी ऊर्जा से भरे लग रहे थे। शुरू करने के लिए मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां निशान रुक गया था। आयशान की मांग पर एक वरिष्ठ योद्धा बाहर आया और कहा। पहले स्काउट की रिपोर्ट के अनुसार निशान पूरी तरह से समाप्त हो गया था। हमने केवल ये सुराग पाया कि कई गोबलिनों द्वारा हमला हुआ था। मेरे पास एक समाधान है, इसलिए कृपया मार्गदर्शन करें। जब युवा लड़के द्वारा उसे आदेश दिया गया, तो योद्धा का चेहरा चिंतित हो गया। हाँ, मिस्टर मेज, उसने खुद को शांत किया और उत्तर दिया। कमांडर जादूगर था। जादूगर जो क्राउन प्रिंस के साथ यात्रा करेगा। यहाँ उम्र का कोई महत्व नहीं था। अगर नोबल्स के पास रैंक होती है,
तो जादूगरों के पास भी रैंक और शक्ति होती है, वो शक्ति जो पर्याप्त जादूगरों के होने पर पूरे विश्व पर राज कर सकती है। हम देखते हैं वो कितना महान जादूगर है। वरिष्ठ योद्धा आयशान पर विश्वास नहीं करते थे। निश्चित रूप से उसके पास कुछ प्रतिभा हो सकती है, क्योंकि क्राउन प्रिंस आ रहा था। हालांकि व्यायामशाला में उसकी जादू की अफवाहें जो सेवकों और बटलरों ने फैलाई थीं, उन्होंने उन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। सुनो, दूसरे स्काउट दस्ते, लेकिन योद्धा को आयशान के आदेश का पालन करना पड़ा। वो एक जादूगर था और सैनिक कुछ नहीं कर सकते थे। पहले दस्ते ने कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं पाया। यह असंभव था कि दूसरे दस्ते को कुछ महत्वपूर्ण मिले। हालांकि जमींदार लापता था। योद्धा को किसी भी चीज पर भरोसा करना पड़ा। जैसा कि मिस्टर मेज ने आदेश दिया, पहाड़ पर चढ़ो। दूसरे स्काउट दस्ते के योद्धा और सैनिकों ने अपनी पंक्ति को फिर से व्यवस्थित किया। अचानक, ठीक जब वे मार्च शुरू करने वाले थे, वहां किसी ने आयशान की आस्तीन खींची। यह जमींदार की एकमात्र बेटी मंसी मोर्गन थी। उसकी उम्र दिखने में आयशान से लगभग 4 साल बड़ी लग रही थी। मेरे पिता, भाई, उन्हें बचाओ, कृपया। उसका चेहरा आंसुओं और नाक से भरा हुआ था। अगर तुम उन्हें बचाते हो तो मैं तुमसे कुछ भी करूंगी। मैं अपने पिता से तुम्हें पैसे, जमीन और सेवक देने के लिए कह सकती हूं, तो कृपया। उसका व्यवहार सुबह के मुकाबले पूरी तरह बदल गया था। मैंने सुना था कि उसने मेरी मां से बुरा व्यवहार किया। ऐसा लग रहा था कि मंसी अक्सर उससे बुरा व्यवहार करती थी। वास्तव में यह अधिकतर उसकी जलन थी उस सुंदर किचन मेट के प्रति। आयशान ने मंसी की उंगली पर कुछ देखा। सही में उसके दाएं तर्जनी पर एक अंगूठी थी। उसमें कुछ विशेष आभा थी। मोर्गन रिंग। यह निम्न स्तर की कलाकृति मोर्गन रिंग होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि जमींदार ने इसे अपनी बेटी को दी थी, न कि अपने अनुयायी को। मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। क्या? आयशान की पुष्टि ने मंसी के चेहरे को रोशन कर दिया। लेकिन अपना वादा निभाना। मैं गंभीर हूं। जो कुछ भी तुम चाहोगी, इस पर सोचो। जब मैं खोज कर रहा हूं, सोचूं क्या? वह क्या कह रहा है? मंसी समझ नहीं पाए। आयशान ने उसे समझाने के लिए और शब्द जोड़े। मुझे तुम्हारे द्वारा किए गए वादों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? यह वही है जिस पर तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। फिर आयशान ने दूसरी ओर देखा और मंसी ने उसकी दृष्टि का पालन किया। वहां वनीसा थी, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने तुरंत अपनी आंखें वनीसा से हटा ली जब उसने समझा। उसके चेहरे ने उसकी जटिल सोच को प्रकट कर दिया और उसने बातचीत जारी रखी। मंसी के चेहरे में उसके प्रति थोड़ा सा डर था। अंगूठी, मुझे इसे उधार दो। वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। न केवल वह, बल्कि मोर्गन के लोग भी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कलाकृति के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं थी। क्यों? मैं इससे माना महसूस कर सकता हूं। माना? यह मुझे लोगों को खोजने में मदद करेगा। तो मंसी आसानी से तय नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक सामान्य अंगूठी नहीं थी, बल्कि उनके घर की विरासत थी। वह विरासत जो उसके पिता ने विशेष रूप से मंसी को दी थी। लेकिन आयशान ने कहा कि इसमें कुछ माना है। मुख्य रूप से उसने कहा कि यह उसे उसके पिता को खोजने में मदद करेगा। ठीक है। अंगूठी आयशान को सौंप दी गई। उसकी उंगली अभी भी बहुत छोटी थी, इसलिए उसे इसे अपनी अंगूठी पर पहनना पड़ा। पिट पैट जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, उसे अपने माना हृदय की धड़कन महसूस हुई। यह अनुभूति आयशान को पसंद आई। चलो, उसने युवा नोबल लड़की से मुंह मोड़ लिया। उसने स्काउट्स के साथ पहाड़ की मिट्टी पर कदम रखा। सामान्यतः मार्ग इतना कठिन नहीं था। इसके विपरीत वहां एक चौड़ी पगडंडी थी, जैसे एक सड़क। यह इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने काफी बार शिकार किया था। क्या हमें गहराई में जाना चाहिए? आयशान ने चुप्पी तोड़ी और योद्धा से पूछा। यहां से अधिक दूर नहीं है जहां निशान शुरू होता है। क्या वह सामान्यतः वहां से शिकार शुरू करता है? नहीं, गोब्लिन सामान्यतः गहरे क्षेत्र से बाहर आते हैं। रुको, यह अजीब है।
योद्धा का चेहरा अधिक गंभीर हो गया। मैंने सुना था कि वह नियमित रूप से शिकार पर जाता है। हाँ, हर महीने के पहले दिन। ये कुछ खास नहीं था। तो वे सभी इसके आदी थे। मेरा मतलब है, शिकारियों का शिकार मार्ग। शिकारी का तात्पर्य जमींदार और उसके साथियों से था। गोबलिनों की नज़र में वे बस गोबलिन शिकारी थे। तो इसका मतलब है, वे शायद उन पर घात लगा सकते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि गोबलिन घात लगाते हैं? योद्धा इससे सहमत नहीं था। यह असंभव है कि वे ऐसी योजना बना सकें। यह अच्छी तरह से जाना जाता था कि उनकी बुद्धिमत्ता काफी कम थी। एक मानव सदृश राक्षस के रूप में उनके पास कुछ प्रकार की बुद्धिमत्ता थी, लेकिन ये केवल 3 साल के बच्चे के बराबर मानी जाती थी। क्या इन प्राणियों में इतनी हिम्मत थी कि वे पहले हमला करने के लिए आगे बढ़ते और शिकारी के मार्ग का विश्लेषण करके उन पर घात लगाते? असंभव। जब तक ये दक्षिणी बड़े घास के मैदानों में रहने वाला हबगोबलिन नहीं है, यहाँ से काफी दूर, ये प्रांत में रहने वाले गोबलिनों के लिए लगभग असंभव था। जब आयशान का सोचने का स्तर इस बिंदु पर पहुंचा। यहाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो, यह क्षेत्र, स्काउट टीम और आयशान उस स्थान पर पहुंच गए। मानव के लाल रक्त के निशान और गोबलिन के हरे रक्त के निशान। ये स्पष्ट था कि एक लड़ाई हुई थी। हालांकि वहां कोई मानव शव नहीं था। जमीन पर केवल गोबलिन के शव थे। क्या हमारी तरफ के पीड़ितों के शव पहले ही इकट्ठा कर लिए गए हैं? योद्धा ने सिर हिलाया। जब हम पहले इस क्षेत्र को खोजने आए, तो हम किसी को नहीं पाए। इसका मतलब था कि गोबलिनों ने उन्हें सभी ले लिया था, चाहे वे जीवित हो या मृत। इतने सारे अजीब बिंदु हैं। पहली बात, लड़ाई का स्तर बहुत बड़ा था। यहाँ 10 से अधिक गोबलिन के शव थे। जब उन्होंने हमला किया, तो उनके पास सैकड़ों की संख्या होनी चाहिए थी। वे इस तरह के समूह नहीं बनाते हैं। वे आमतौर पर एक छोटे गांव के रूप में बनते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं या जामुन इकट्ठा करते हैं। हालांकि यह निशान दिखा रहा था कि सैकड़ों गोबलिनों ने उन पर हमला किया। आयशान इसके बारे में काफी जिज्ञासु था। क्या कोई ऐसा है जो उन्हें शासित करता है? जो उच्च बुद्धिमत्ता, शक्ति और पहाड़ के चारों ओर सभी गोबलिनों को इकट्ठा करने की इच्छा रखता हो। उच्च वर्ग का प्राणी, जो करिश्मा रखता हो। क्या इस पहाड़ में कोई अन्य राक्षस रहते हैं? जितना मुझे पता है, कोई नहीं। हम सोचना इस समस्या का समाधान नहीं करेगा। अब उसे कुछ कार्रवाई करनी थी। कंजा, चुपचाप जादू बोलते हुए आयशान ने अपनी तर्जनी उठाए। उसने हवा में चांदी के जादुई सूत्र को खींचना शुरू किया। वुल्फ स्पिरिट। जैसे ही उसने जादुई सूत्र को पूरा किया, उसने अपने दूसरे जादू को सक्रिय किया। फिर चांदी की रोशनी और भी गाढ़ी हो गई। जादुई दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और दरवाजों के बीच से चांदी की रोशनी बाहर आई। हाओ ओ वोल। अचानक सैनिकों में भ्रम फैल गया। अजीब गरजें जादुई सूत्र से निकल रही थीं। यह एक भेड़िए की दहाड़ थी। क्या आवाजें कहां से आ रही हैं? क्या उसने भेड़िया की आत्मा नहीं कहा? लेकिन यह थोड़ा अजीब लग रहा है। जब फुसफुसाहटें चुप हो गईं, तो कुछ छोटा जादुई सूत्र से बाहर निकलने लगा। फिर प्लॉप तारानकन, यह जमीन पर गिर गया। भेड़िया, जैसा कि एक सैनिक ने कहा, यह एक भेड़िया था। कहीं से एक भेड़िया बुलाया गया था। लेकिन भेड़िया थोड़ा अजीब था। यह एक भेड़िया था, लेकिन तारानकन ARRF। तारानकन प्यारे गरजते हुए, एक पिल्ले के आकार का। इसके दांत नुकीले नहीं थे, क्योंकि यह पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था। इसकी पूंछ आयशान की ओर लहराते हुए थी। एक पिल्ला, जैसा कि किसी ने वर्णन किया, यह एक पिल्ला था। सही में, यह एक पुप वुल्फ स्पिरिट था।